नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज राजा मुनीब जी, जिनसे हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की, जो कि भारत के इर्द-गिर्द घूम रही है इस समय। और उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ऊपर का क्यूआर स्कैन करके हमें आप पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित भी करें। तो स्वागत है आपका राजा मुनीब जी, आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, थैंक यू। आप जी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय जो जियोपॉलिटिक्स है, वो कई जो पोल्स हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पोल भारत को बनाकर पूरी चल रही है। और अभी जेडी वैंस जो हैं, वो भारत के दौरे पर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की और उसके पहले हमें ये समाचार आ गया कि चीन जो है, वो अब अपनी ज़िद छोड़कर भारत में जो जॉइंट वेंचर्स कर रहा है, उसमें वो माइनॉरिटी स्टेक लेने के लिए भी तैयार हो गया। जो कि बताते हैं कि साहब कि चीन कहीं भी माइनॉरिटी स्टेक लेने के लिए तैयार नहीं होता, जहाँ भी जे भी करता है मेजॉरिटी ही लेता है। तो ये क्या चीन की घबराहट दिख रही है या चीन का स्क्रू जो टाइट किया, उसका असर है? नहीं, डेफिनेटली उसका असर है क्योंकि ये ट्रेड वॉर जो है अमेरिकन और चाइनीज के बीच में ये अभी शुरू हुई है। और जिस हिसाब से हमने ट्रम्प का देखा है कि 245 तक वो पहुंच गया टैरिफ्स को लेकर, तो चाइना में एक नर्वसनेस तो 100% है इस चीज को लेकर कि ये कहाँ पर एंड करेगा। और अभी भी ये ट्रेड वॉर जो है ये अभी शुरू ही हुई है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रुकेगा। आप देखें, अगर चाइना का रिस्पांस देखें तो जीपिंग जो है वो वियतनाम, मलेशिया और इन कंट्रीज में विजिट करने वाला ही थिंग्स इट्स वेरी सिग्निफिकेंट नाउ। बांग्लादेश में ऑलरेडी यूनुस उनको थोड़ा बहुत तो दे ही रहा है ग्राउंड। बट इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके लिए उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो इंडो पैसिफिक का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है। और अगर आप देखेंगे कि इंडिया जो है एक वायबल ऑल्टरनेटिव निकल कर आता है फॉर ट्रेड डेस्टिनेशंस फॉर अमेरिका एज वेल। एप्पल का अगर हम देखें, उन्होंने किया, जो लैपटॉप कंट्रीज है, लैपटॉप कंपनीज है चाइना की, वो वहां पर बंद करके इंडिया शिफ्ट करने की सोच रही हैं, कुछ ने किया भी है। तो एक सिग्निफिकेंट ट्रेड मार्केट जो है इंडिया के पास जो है उसका शिफ्ट जो है वो चाइनीज के लिए विल नॉट बी गुड। अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम चाइनीज ने वो स्टेटमेंट भी दिया था कि ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड डांस टुगेदर, should tango together. So that is a Chinese shift towards signaling India that they are far more than willing to look at cooperation now. कंपटीशन से अब वो कॉपरेशन पर आ रहे हैं और वो चाहते नहीं है कि जो इंडिया है ये कम्प्लीटली यूएस के यूएस अलाई बनकर जो है देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम इन इंडो पैसिफिक। सो उस चीज को लेकर भी है और वही शायद इनका ये भी होगा कि माइनॉरिटी स्टेक जो है अगर हम पिच करते हैं इंडिया को, इन्वेस्टमेंट्स पिच करते हैं, तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे वी आल्सो हैव अ मार्केट, वी आल्सो हैव अ प्लेस एंड वी आल्सो हैव अ लेवरेज। हम काउंटर लेवरेज जो है इंडिया के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जेडी वांस का जो ट्रिप है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ट्रेड डील फाइनलाइज होनी है बिटवीन ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, सो उसका जो इनको ले बेर रखना था थ्रेड में, आई थिंक दे हैव डिस्कस दैट कि हाउ टू प्रोसीड विद दैट। उसके अलावा जियोपॉलिटिकली जो हो रहा है आसपास, उस पर भी बात हुई होगी। डेफिनेटली रशिया और यूक्रेन वॉर पे बात हुई होगी, उस पर भी डेवलपमेंट होगी। मिडिल ईस्ट पे भी डेवलपमेंट होगी क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू सऊदी अरेबिया एंड दैट इज हिज थर्ड विजिट देयर नाउ। और जद्दा गए हैं वो, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट सिग्नलिंग है। तो लॉट इज हैपनिंग इन दिस रीजन, लॉट इज हैपनिंग विज़ावी इंडिया यूएस, लॉट इज हैपनिंग विज़ावी इंडिया चाइना, लॉट इज हैपनिंग विज़ावी यूएस चाइना। हाँ, वो मैंने एक स्टेटमेंट भी देखा, जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका, कि भाई टीओआर जो है वो फाइनलाइज हुए हैं। कल की जो मीटिंग हुई है, और टीओआर फाइनलाइज होने के बाद में और उसके तुरंत बाद सऊदी अरब जाना, तो ये क्या इसका सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? नहीं, सऊदी अरेबिया का सिग्निफिकेंस दो हैं। एक तो सऊदी इज समथिंग, सऊदी इज द प्लेस जहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टॉक्स हो रही हैं फॉर सीज फायर, दैट सऊदी इज होस्टिंग।
तो आई थिंक एक तो वो बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर है। दूसरा मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट का फैक्टर भी इसमें इम्पोर्टेंट है। जो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हो रही है, रिन्यूड अब्राहम अकॉर्ड्स बिटवीन सऊदी एंड इसराइल, उसमें भी जो इंडिया का है एक साइलेंट बट एक सिग्निफिकेंट रोल जरूर है, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम पे जो आईमेक कॉरिडोर है, उस पे आप देखेंगे कि उस पे तेजी आएगी। और चाइना का अगर आप बीआरआई का देखेंगे, आईएमएफ इज अ वेरी पोटेंट ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसको लेकर सऊदी का विजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली जो रीजन में हो रहा है, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे वुड बी लुकिंग एट सेटलिंग डाउन गाजा भी नहीं, खाली गाजा ही नहीं, बट ईरान के साथ डील बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पे। हाउ दे पुश ऑन दैट वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो थे, ही वाज इन ईरान। जी। तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रिप था। काफी टाइम के बाद एक सऊदी फॉरेन मतलब सऊदी के ऑफिशियल जो हैं वो ईरान गए हैं, और वहां पर उन्होंने ईरानियों से बात की। एंड देन नाउ पीएम मोदी जो है वो खुद सऊदी में। तो उसमें भी एक रोल है हमारा। एंड साइलेंट है बट है। एंड आई थिंक उसकी भी डिस्कशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी होगी वहां पर। तो बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रिप है ये व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स इन मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक। हाँ, एक ये भी जो है, जो अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर जेमिसन ग्रियर, उनका स्टेटमेंट आया कि साहब की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो फाइनल कर लिए गए हैं। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जो इन्होंने हिंट दिया वो ये बताया कि साहब की वो ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर जो है वो काफ़ी कुछ उसका फ़ोकस होगा। तो अगर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड पे अगर फ़ोकस है, तब तो भारत के लिए बहुत आसान है, क्योंकि भारत जो है उसको कुछ नहीं करना, उसको खाली अपने जो ऑयल परचेज़ेज़ हैं, वो शिफ्ट कर देनी है यूएस की ओर, और ट्रेड बैलेंस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और उसके अलावा गोल्ड परचेज़ेज़ या इस तरह के कोई जो आइटम्स हैं जिनकी परचेज़ दूसरे जगहों से करते हैं, वो यहाँ से कर देंगे। तो और भारत के लिए जो है वो फिर रास्ता खुला रहेगा, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है हमें कि ये ओवरऑल नहीं होके आइटम बाय आइटम नेगोशिएशंस होंगे और ओवरऑल ट्रेड बैलेंस में उसको फैक्टर करेंगे, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या सोचते हो? इजी तो हो जाएगा, डेफिनेटली इजी हो जाएगा। देखें, अगर आप ऑयल की बात करते हैं तो सऊदी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्टनर विद अस। ठीक है, वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एज वेल। नाउ जो टीओआर की हम बात करें, अगर ये आइटम बाय आइटम चलते हैं एंड दे आर एबल टू आयरन आउट मैक्सिमम थिंग्स, आई थिंक इट्स एडवांटेज इंडिया। क्योंकि अगर हम अमेरिकन इंपोर्ट्स भी इंडिया में देखते हैं, दे आर नॉट वेरी, इट्स नॉट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर वेयर इन इट इज गोइंग टू हर्ट अस इंडियंस। चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। देखें, लास्ट टाइम हार्ले डेविडसन को लेकर जो था, बड़ा शोर मचा था। ट्रम्प वांटेड देम टू हैव कंसेशंस, और हमने दिए भी थे। बट आज की डेट में हार्ले डेविडसन इज अ जेवी पार्टनर विद हीरो होंडा। तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होती है, राइट। तो अगर इस तरीके के अगर हम शिफ्ट्स देखते हैं, अगर इस तरीके के हम कोलैबोरेशंस देखते हैं बिटवीन इंडियन एंड इंडियन एंड अमेरिकन कंपनीज, तो आई थिंक इट इज इजियर फॉर इंडिया टू हैंडल इट। बट देन इसके जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस क्या हैं, वी हैव टू सी दैट एज वेल। अब एक बड़ा, आज मैं देख रहा था, एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट आया है यूएस से। आई फॉरगॉट वो किसका है, बट वन ऑफ द ऑफिशियल्स हैज सेड कि यूएस शुड सीरियसली लुक एट वियतनाम as an alternative to China for manufacturing, because Vietnam is a communist country, but it is not an expansionist country, right? तो इस तरीके के स्टेटमेंट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कहीं पे आपको लगता है कि दे आर आल्सो काउंटर बैलेंसिंग अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम देयर एंड। जीपिंग इज गोइंग टू वियतनाम आल्सो। तो वियतनाम का आप देखोगे तो वियतनाम, अगर अमेरिकन आर नाउ थिंकिंग कि वियतनाम को एज अ हब बनाना चाहिए, एज अ सेकंड हब बनाना चाहिए ऑफ एक्सपोर्ट्स और सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज, then we also have very good relations with Vietnam. But at the end of the day, this balancing कितने फार आउट तक होती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है क्या कि उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर सके? दैट इज अ लार्जर क्वेश्चन, कि हाउ मच हाँ, आर वी लेकिन इक्विप्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस दिस थिंग जी, फॉर नेक्स्ट 3 4 5 years। लेकिन आज ही ये सवेरे समाचार आया कि सोलर पैनल के ऊपर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड
और एक और कोई कंट्री है, इनके 4 के ऊपर इन्होंने प्यूनिटिव टैरिफ्स लगा दी अमेरिका ने। तो इससे जो है वियतनाम का रोल तो इसका मतलब ये है कि वो सस्पेक्ट ही देखते हैं कि ये चाइनीज गुड्स को ही रिसाइकिल कर रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली प्यूनिटिव टैरिफ का ये भी हो सकता है टू ब्रिंग देम अंडर प्रेशर एंड स्ट्राइक अ डील डायरेक्टली विद द यूएस एंड कटिंग ऑफ चाइना। तो इट कैन बी अ प्रेशर टैक्टिक आल्सो, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, आई वुड से another 3-6 months you will come to know कि ये कहाँ पे सेटल जाकर होता है। और मुझे जहां तक लगता है, देखें, यू कैन नॉट, अमेरिकन कैन नॉट हैव अ ट्रेड वॉर विद ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। जो जिस हिसाब से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, आई थिंक देयर विल बी अ मेजर ईज। अब आप मेलोनी को देख लीजिए, शी हैड गॉन टू कट अ डील विद देयर एंड शी हैज टू सम जी, हेलो हेलो, सॉरी। डिस्टर्बेंस आ रहा सो है। नहीं, वो कॉल आ गया था मेरा, वो काट दिया मैंने। अभी ये शायद फिर बता। ओह शिट, there's been a terror attack in Jammu and Kashmir on tourists in Pahalgam. Anyway, okay. So, we're at Vietnam. So, sorry, Italy. So Meloni has tried to, in Europe, Meloni has tried to cut a deal with the Americans, right? Similarly, Vietnam will also be looking at cutting up the deals. अब Americans क्या concession देते हैं, क्या उनके terms and conditions रहते हैं, देखते हैं. Will Vietnamese be open to the Chinese more? एंड विल दे जॉइन चाइनीज? इसमें ब्रिक्स का भी फिर जो है उसकी फॉर्मेशन की भी बात आती है। रशिया का भी रोल आता है कि क्योंकि अभी तक यूक्रेन रशिया सेटल नहीं हुआ है कंप्लीटली, इट हैज नॉट सेटल्ड। सो द रशियंस विल आल्सो बी लुकिंग एट कि किस तरीके से दे हैव टू मैनेज देयर ओन, you can say, their own interest in the region, whether it is Middle East or whether it is जी, हेलो हेलो, सॉरी। जी जी सर। हाँ, आपकी आवाज बंद हो गई थी तो मैंने कहा कि हाँ, वो कॉल बज रहा था सर, इसीलिए। तो इस चीज को अगर हम देखते हैं सर, तो इस पे कहीं ना कहीं जो है कंटेस्टेशंस तो होंगी, एंड इंडिया हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले, and let's see how we are able to cut the deals with the Americans on trade, and let's see what our response to the Chinese are going to be as well. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाउ आर वी गोइंग टू डील विद चाइनीज? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू settle few things with the Chinese as well. Are they willing to walk that much? How will we deal with them? Do we want to go directly to the American camp and then start a regional flare up with the Chinese? Is something which we have to see how are we going to deal with that. हाँ जी, तो इसका चाइना पर जो प्रेशर पड़ रहा है, इसका बांग्लादेश के ऊपर क्या असर पड़ेगा? चले बांग्लादेश को देख लें। अभी बांग्लादेश में हमें पता है कि कुछ रशियन शिप्स भी वहां जाके डॉक किए हैं, और चाइना जो है वो म्यांमार में भी उसने कुछ एंट्री कराई है, और इधर अराकान आर्मी 15 किलोमीटर अंदर जाके वहां पे सेलिब्रेशन वगैरह करके आई है। वो जो शांति वाहिनी चलती है वहां चिटगांव हिल ट्रैक्ट एरिया में, वो शांति वाहिनी को एक्टिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देख रहे हैं? इसमें मैं दो चीजों से इस कॉन्टेक्स्ट को देखता हूँ। देखिए, रशियंस का जो बीच में और बांग्लादेश के साथ जो बिटवीन 2020 एंड 2022 के बीच में द रिलेशनशिप हैड डिप्ड इवन आफ्टर यूक्रेन वॉर। डिस्पाइट एवरीबडी सेइंग दैट शेख हसीना वाज एंटी वेस्ट, हसीना ने रशियन शिप्स को डॉक करने नहीं दिया था। वो न्यूक्लियर फ्यूल लेकर भी जो रशियन शिप्स आए थे उनको भी डॉक करने नहीं दिया था। जो नॉन इंडियाज इंस्टेंस दैट हैपेंड। फिर जो ब्लैकलिस्टेड शिप नहीं थे उसके बाद रशिया से वो आए। बट इंडिया बांग्लादेश रशिया रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, नॉट इन वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड उतना ज्यादा नहीं है, बट अगर आप देखेंगे कि 3.5 मिलियन टन के आसपास का पर एनुअल जो रशिया है वो वीट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। नॉट ओनली दैट, फिर बाकी यूरिया एक्सपोर्ट करता है, उन्होंने उसका भी बढ़ाया हुआ है।
अभी हाल ही में रशियंस ने 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है टू बाय रशियन डिफेंस इक्विपमेंट। सो रशिया और बांग्लादेश की जहां तक बात है, तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, बट द रिलेशनशिप इज हिंज्ड ऑन इंडो पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक ट्रेड, एज आई सेड, राइट। जहां तक चाइनीज की बात है, दे विल लुक एट एन अपॉर्चुनिटी इन बांग्लादेश। व्हाट आई एम हियरिंग इज दैट देयर आर लॉट ऑफ चाइनीज इन बांग्लादेश राइट नाउ हु आर लुकिंग एट बाइंग फैक्ट्रीज इन बांग्लादेश। That is already ओके। happening. So Chinese investors are sitting in Bangladesh for that, right? Also, Mongla Port Pay, they are making an, as we discussed last time, also they are making an investment. तो Chinese का जो है, Chinese would be looking at alternate markets at the moment. They would be looking at, you know, going to Europe and trading with Europe more, because at the end of the day, माल तो उनको बेचना है. They have to, and they have to look at cheaper exports. They have to look at cheaper labor, and Bangladesh से cheap आज की डेट में कहीं पे labor नहीं. Not even Vietnam matches that. So they would be looking at Bangladesh very importantly, और Myanmar is very very important. Now Myanmar का अगर आप देखोगे जो shift हुआ है from junta to Arakan army, but वहां पर भी you know assessment ये है कि the Chinese have lost, but that is not entirely true, because the Chinese have the ability to cut a deal, and they did cut a deal with Arakan as well. उन्होंने पहले भी Arakan के साथ डील कट की थी. इस बारी भी अगर आपको देखेंगे सिक्को से लेके जो युआन तक जो बीच वाला जो उसका वो ट्रैक है, उस पे जो है देयर इज नो फाइटिंग देयर, बिकॉज दे हैव कट दैट सप्लाई रूल आउट, एंड वहां से वो उसको करते हैं. तो उस पे उनका वो जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स का जो वो चल रहा है, वो चल रहा है. तो म्यांमार पे कंसोलिडेट करने की चाइना कोशिश करेगा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. दे वुड नॉट लाइक अमेरिकन्स टू कम इनटू म्यांमार एंड डिस्टर्ब दैट, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई देखोगे म्यांमार टू चाइना एंड चाइना टू अमेरिका, इट इज लाइक दैट. ठीक है, तो दे वुड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब दैट. अब अराकन आर्मी का 15 किलोमीटर अंदर आने का जो मेरा तरीका है, जो मैंने इसको एनालाइज किया है, वो ये किया कि देखिए, अगर आप CHT लेते हो, चिटागोंग हिल ट्रैक्स लेते हो, आप चिटागोंग हिल ट्रैक्स जो है, दिस इज लार्जली वेयर द आरसा इज बेस्ड. यस, तो रोहिंग्यास, ठीक है. तो अब junta had said कि we will take 180 people, 180,000 Rohingyas back into the fold. But the reality is कि junta के पास ना तो आज की डेट में वो अथॉरिटी है म्यांमार में, और ना ही वो कोई गारंटी दे सकते हैं रोहिंग्यास को ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट. तो रोहिंग्यास आर नॉट गोइंग टू टेक दैट डील. बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू डील विद द रोहिंग्यास. Now there are two things: either they trigger a conflict in Myanmar by making Arakan, Rohingyas clash with Arakan army. And how does that happen when you show the boogie of Arakan to the Rohingyas sitting in Bangladesh, especially in Chittagong, and then Cox's Bazar to bhara hua hai. So there are about 1 million of Rohingyas sitting in Cox's Bazar, right? तो अगर आपको मोबिलाइज करना है आरसा को, तो उसके लिए आपको फिर अराकान को थोड़ा सा अनलीश करने देना पड़ेगा उनको. Arakan also doesn't trust the Bangladeshis precisely because of the Rohingyas. So either they are trying to cut a deal with the Bangladeshis as far as Rohingyas is concerned, but जहां तक मुझे दिखता है, जो ISI क्या हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का जो फुटप्रिंट है, ISI का जो फुटप्रिंट है, and which is true also, they were involved in Myanmar before also. तो मुझे ये लगता है कि they are trying to train these people into to push them back, not only for Rakhine Strait and create a larger conflict in Myanmar. The powers are going to convert China from one end, US from another end, and वहां पर जो है म्यांमार में जो है हम और chaos देखेंगे. Already it is chaotic. We'll see more battles happening there. We'll see more fight happening there, more ethnic clashes happening there. But at the same time, we'll see these Rohingyas then being turned towards the Indian border. And coming into India, so it's a threat. It's a potent threat. क्योंकि अराकान ने चुंगी भी लगाई थी जी, चुंगी भी लगाई थी, वो बांग्लादेश का वो सप्लाईज रोक के चुंगी भी लगाई थी, राइट. तो अराकान इज गिविंग अ वेरी आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव पोस्टरिंग है उनकी बांग्लादेश को लेकर, बट वो रोहिंग्यास को लेकर, मोस्टली विद रोहिंग्यास. बांग्लादेश भारत को अक्यूज कर रहा है कि साहब आप अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं, देखिए, भारत को एक्यूज कर रहे हैं, ये दोनों एक्यूज कर रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं.
राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखेंगे बांग्लादेश ने भी हुंता को भी सपोर्ट किया है और अराकान को भी सपोर्ट किया है। जब रशिया ने म्यांमार में वेपन्स दिए हैं तो वो बांग्लादेश से भी गए हैं, वो कंबोडिया से भी आए हैं, वो थाईलैंड से भी आए, राइट। तो बांग्लादेश इज एन इक्वल पार्टी इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार। ऐसा तो है नहीं कि दे हैव गॉट नथिंग टू डू इन म्यांमार, दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन म्यांमार, एंड बेस्ड ऑन नाउ व्हिच साइड बांग्लादेश गोज विल हैव टू सी कि क्या होगा। और इधर अराकान आर्मी ने बीच में क्योक्कू के ऊपर भी हमला किया था, तो चाइना का जो वो लाइन उन्होंने ऑयल वाली जो पाइपलाइन बनाई है आपके यूनान प्रोविंस से, वो दैट इज अंडर थ्रेट। उससे आज तक तो मेरे ख्याल से अभी तक वो सप्लाई चालू नहीं कर पाए हैं, और अब वो पाइपलाइन शुरू से राइट इन इट्स इन्फेंसी वो खतरे में आ गई है। तो आई एम टोल्ड कि भाई कुछ चाइना वाले जो हैं वो म्यांमार में आ गए हैं। वैसे भी शान प्रोविंस और काचिन प्रोविंस में जो रेबल्स बैठे हुए हैं वो अराकान आर्मी के साथ में ज्यादा टैंगो करते हैं बजाय चाइना के, और आपकी हुंता के अगेंस्ट में है वो। नहीं, देखिए अराकान आर्मी का जो रोल है ना ये डुप्लीशियस है। यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली एंटी चाइना और प्रो चाइना, ठीक है। एज आई सेड कि हाँ इन्होंने वो, आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने वो गैस पाइपलाइन पे किया था, और शान प्रोविंस में और बाकी में चाइनीज हैव बीन कमिंग युआन के पास में। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे अराकान हैज कट अ डील विद द चाइनीज। सो चाइनीज क्रिटिकल मिनरल जो स्मगलिंग है म्यांमार से वो अनइंटरप्टेड है। उस पूरे जोन में कहीं पे वॉर नहीं है, पूरे म्यांमार में वॉर है, बट वो जो चाइनीज ट्रैक है बिटवीन युआन एंड सितवे तक, नीचे तक, वो जो बीच का जो कॉरिडोर है उसमें कोई वॉर नहीं है। तो चाइनीज हैव बीन एबल टू कट द डील विद अराकान राइट नाउ। सो इट्स एट द एंड ऑफ द डे हु इज पेइंग अराकान एंड हाउ अराकानियंस आर गेटिंग द मनी। अराकान का ये भी है इंडिया के साथ, वी आर आल्सो सपोर्टिंग दैम, बट देन वी आल्सो हैव डिफरेंसेस विद अराकान, सीरियस डिफरेंसेस विद अराकान, and Arakan is not ready to settle those differences. Arakan is not ready to say ki how are they going, what is their future plan for Myanmar. They don't know what is going to happen. So I think it's a very fluid situation, and a typical you can say a typical insurgency group which is hedging its bet on money. It's minting money from all sides where it wants to mint. हाँ, देयर इज नो लॉयल्टी ऑफ अराकान कि आप ये सोचें कि इंडिया पैसे दे रहा है तो इंडिया के फेवर में है, या चाइना पैसे दे रहा है तो चाइना के फेवर में। यू नो इट्स अ टिपिकल मनी मेकिंग आप कह सकते हैं syndicate, and they are milking from all sides. Obviously they are, whatever guarantees they give you, they will try to hold on to it, but the loyalty is not something which is pro and anti. Their loyalties can shift. और अभी जो ये बांग्लादेश की सिचुएशन है, बांग्लादेश के देखें तो उनकी जो टेक्सटाइल है वो एक तरह से कोलैप्स की, पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स की सिचुएशन में है। इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट बंद किए हैं उससे उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, और वे उनकी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उन्होंने ये स्वीकार भी किया है, क्योंकि 5 ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स थे, 5 में से जो सबसे बड़ा पेट्रापोल बेनापोल था, उसके अलावा 4 और थे, पाँचों के पाँचों बंद हो गए। बल्कि पहले आपके हसीना के टाइम में वो 5 को बढ़ा के 12 पॉइंट करने का प्रोजेक्ट चल रहा था कि वो बढ़ा के 12 कर दिए जाएंगे, और उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रखा था, ऑपरेशनल नहीं हुए थे वो। और अब यूनुस मियाँ कह रहे हैं कि साहब हमने तो देखिए धागा खरीदना बंद कर दिया भारत से, तो ये मजाक की बात नहीं है तो क्या है? ये तो सुसाइड है। मतलब एक हमने तो ट्रांसशिपमेंट इनकी बंद की कि इनको स्क्वीज करने के लिए, बट जो इन्होंने ये डिसीजन लिया ना कि हम यान नहीं खरीदेंगे इंडिया से, इट्स अ सुसाइड। मैं तो कह रहा हूँ यान तो पहले ही नहीं जा रहा था, यान तो पहले ही नहीं जा रहा था, तो इन्होंने तो खाली एक जो सिचुएशन थी डी फैक्टो उसको डी यूरे बनाया, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं। इनकी प्रॉब्लम ये है, यूनुस की प्रॉब्लम बांग्लादेश में ये है कि he has to show he is up to something anti, and he has to show कि he is doing something countermeasures. So if he has done a de jure thing and saying that we are not taking yarn from India, it's a suicide for him. Because देखिए बांग्लादेश की प्रॉब्लम दूसरी भी है। हिंदी में रहेंगे तो बेटर रहेगा राजा जी, हमारे हिंदी में ही बता, हाँ हिंदी में ही बता देता हूँ।
बांग्लादेश की एक और प्रॉब्लम है। बांग्लादेश की प्रॉब्लम ये है कि इनको एक्सपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर के लिए आईएमएफ चाहिए। आज की डेट में बांग्लादेश के पास एक्सपोर्ट करने के लिए उतने डॉलर्स अकाउंट में नहीं है कि जिससे वो अपनी इंडस्ट्री खड़ी रख सकें। ये मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, दिस इज वही जो पाकिस्तान में हुआ था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जहां पर फिर बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी। 52% पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई थी। हम्म। तो बांग्लादेश का भी जो मुझे दिख रहा है उसी साइड पे दिख रहा है। तभी मैंने कहा कि चाइनीज जो है वो बांग्लादेश में आज की डेट में फैक्ट्रीज ढूंढ रहे हैं। हम्म। तो इस कोलैप्स से देन हाउ विल बांग्लादेश कम आउट? बांग्लादेश अपने आप को कैसे बचाएगा? आईएमएफ के लिए यूनिस को फिर अमेरिकन के सामने और ट्रंप के सामने जो है जाकर जी हुजूरी करनी है। इज ही रेडी फॉर दैट? क्या वो उस चीज के लिए तैयार है? उस चीज के लिए तैयार होने का मतलब ये है कि उसको बांग्लादेश में इलेक्शन करवाने हैं। तो क्या वो इस साल बांग्लादेश में इलेक्शन करवाएगा? उसके अपने स्टेटमेंट से तो नहीं लग रहा वो चाहता नहीं है बांग्लादेश में इलेक्शन। सो बांग्लादेश ने, मुझे तो लगता है कि एक पॉलिटिकल सुसाइड किया है। जो इंडिया के साथ इन्होंने हॉस्टिलिटी इतनी बढ़ाई है। देखिए, हॉस्टिलिटी इज फाइन, वी हैव सीन हॉस्टिलिटी हैपनिंग अगेंस्ट इंडिया। मालदीव्स ने किया, श्रीलंका ने किया, बट एक इस लेवल तक इस चीज को ले जाना कि जहां पे फिर आपके लिए आप कोई रास्ता नहीं छोड़ते, कोई छोटा सा ब्रिज भी नहीं छोड़ते टू रिपेयर द रिलेशनशिप, तो दैट इज अ सुसाइड, दैट इज अ क्लियर कट सुसाइड। And that is exactly what Yunus is doing with Bangladesh. अब ये सुसाइड जो है ये बांग्लादेश को किस केओस में ले जाएगा वो तो आता आने वाला टाइम ही हमको बताएगा। तो अब आपको लगता है कि एक पॉइंट के बाद फिर भारत को डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट एक्शन लेने की अभी जरूरत है। देखिए, अभी चाइनीज जो है उनकी भी कमिटमेंट उस लेवल की नहीं है। ठीक है, दे विल बी ऑल्सो सीइंग कि होता क्या है। अच्छा, यूनिस और करेगा क्या? यूनिस को आना तो चाइना को पड़ेगा। इंडिया से भी कंसेशंस चाहिए। चाइना को इंडिया से भी कंसेशन चाहिए, तो चाइना विल ऑल्सो बी लुकिंग एट इट वेरी केयरफुली। उसके बाद यूनिस की प्रॉब्लम ये है कि यूनिस का अभी 1 2 3 महीने के बाद जब डॉलर क्रंच इतना हो जाएगा तो इसको फिर झुकना पड़ेगा, राइट? तो इकोनॉमिकली अगर आप बांग्लादेश को स्क्वीज कर सकते हो, जो हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता फिर मतलब उससे बड़ा डायरेक्ट इंटरवेंशन मुझे नहीं दिखता, अनलेस एंड अनटिल हॉस्टिलिटी इस साइड पे चली जाती है कि जहां पर आप फिर एक्टिवली आईएसआई और पाकिस्तानी जो है वो अंदर आके बैठे, या उनके डायरेक्ट रोल्स जो है, अभी तो इनडायरेक्ट रोल है सारा उनका, बट अगर उनका डायरेक्ट ओवर पोस्चरिंग होती है, चाइना जो है उसका मूड चेंज होता है इंडिया को लेकर, चाइना एग्रेसिव बनता है इंडिया को लेकर, तो फिर आपको डायरेक्ट इंटरवेंशन का सोचना पड़ेगा। बट स्टिल आई डोंट थिंक डायरेक्ट इंटरवेंशन एट दिस पॉइंट इज नीडेड। आई थिंक इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो हम सैंक्शन ही बोलूंगा मैं इसको, जैसे हम इनको इकोनॉमिक स्क्वीज जो हम इनको कर रहे हैं, जो हम इनको निचोड़ रहे हैं, आई थिंक उससे काम हो जाना चाहिए। और अगर चाइना अपनी पोस्चरिंग इंडिया को लेकर चेंज करता है तो फिर मुझे लगता है कि इंडिया विल हैव टू थिंक अबाउट ओवर्ट एक्शंस इन बांग्लादेश। आज की डेट में आई डोंट थिंक सो। वैसे कल मैं कर्नल रैना से बात कर रहा था, तो उनका कहना है कि साहब की जो बांग्लादेश की आर्मी है और यूनुस है, उनके बीच के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो रखे हैं, और बांग्लादेश की आर्मी जो है, वो भारत के साथ थोड़ी-सी अलाइन्ड हुई है। आपकी क्या रीडिंग है? He is right. I'll tell you, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स इज वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जो है वो एंटी अमेरिका हो सकता है, बट पाकिस्तान की आर्मी एंटी अमेरिकन नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सारी वेस्टर्न यूएस कंट्रीज में है। सेम बांग्लादेश का भी हाल है। बांग्लादेश आर्मी के लिए यूएन पोस्टिंग इज वेरी क्रिटिकल, दे सर्वाइव ऑन दैट, राइट? तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट। उनका जो बेंट ऑफ माइंड है वो मोर प्रो यूएस है देन मोर प्रो चाइना, तो वो क्लैश तो है ही है। और कर्नल रैना के असेसमेंट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इट इज एग्जैक्टली लाइक कि दे आर मोर अलाइंड टुवर्ड्स द वेस्ट, द पॉलिटिशियन इज एंड द इस्लामिस्ट आर मोर अलाइंड टुवर्ड्स चाइना। इनका रुझाव चाइना की तरफ है, उनका रुझाव अमेरिकन की तरफ है, तो क्लैश तो इमिनेंट है। बट अब ये है कि ये किस टाइप का क्लैश होगा बांग्लादेश में। क्या बांग्लादेश आर्मी चीफ उस लेवल तक जाएगा जिस लेवल तक जाना जरूरी है बांग्लादेश में, या वो अभी भी जो है वो अपनी कार्ड जो है क्लोज ही रखेगा और लेट पॉलिटिक्स डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। इलेक्शंस जो है वो
वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में करवाएगा, या अगर बांग्लादेश फिर केओस में जाता है, क्योंकि अगर ये केओस में जाते हैं तो फिर आर्मी चीफ का क्या रोल रहेगा। सो ये जो चीजें हैं बांग्लादेश की, क्योंकि देखें बांग्लादेश में भी जो करंट आर्मी चीफ है, इसका एक नोशन ये है कि ही इज वेरी प्रो इंडिया हाँ हाँ एंड ही इज ऑल्सो हसीनाज रिलेटिव। तो वो एक जो फैक्टर है इस आर्मी चीफ को लेकर, आई थिंक वो भी इसको रोकता है कहीं ना कहीं एक ओवर्ट एक्शन लेने से। तो बट ये कब तक अपने आप को रोकेंगे वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, और हमारे बगल वाले जो भाई साहब हैं, यानी पाकिस्तान वाले, वो जेडी वैंस को विजिट को लेके बड़ा चिंतित है। कि मैं उनकी चैनल्स को देख रहा हूँ और उनके जो यूट्यूब वगैरह को जो देख रहा हूँ, सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, उसको लेके उनमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पैनिक हो गया हो। ऐसे पैनिक की आवश्यकता तो नहीं है, क्यों पैनिक है? उनका काम है रोना, उनका काम है रोना। देखें उनको उनको एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट जो है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसी पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सरवाइव ही करती है इंडिया के अगेंस्ट पे, तो वो इंडिया को कभी भी बोगी दिखाना बहुत जरूरी है। तो एक तो वो रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान की आज की डेट में अगर हम देखेंगे जियो पोलिटिकल हेट जो बिल्कुल खत्म है, एंड ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की। इन्होंने अभी इसराइलियों के साथ भी ओआईसी में जाकर चेंज किया है, जो इन्होंने रेजोल्यूशन दिया था उसमें चेंजेस लाए हैं, उसमें अक्टूबर 7 को इन्होंने एक्सेप्ट किया एज टेरर अटैक। तो ये भी जो है अपनी अलाइनमेंट जो है थोड़ी बहुत जो है यूएस के साथ सीधी कर रहे हैं। बट इनके लिए भी थ्रेट यही है, क्योंकि दे नो कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। क्योंकि इंडिया का फिर जो पोस्टिंग रहती है पाकिस्तान को लेके, तो वो जो है बहुत ये रहती है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्टिंग एंड वी आर एबल टू आर्म ट्विस्ट देम। तो रोना रोना तो ये लगा के रहेंगे, ये हर चीज पे रोएंगे। वो तो गिवन है कि पाकिस्तानियों के रोने के बगैर इनका काम नहीं चलता। ये सारा दिन रोते रहते हैं बैठ के किसी ना किसी बात। तो इसलिए ये विजिट पे भी रो रहे होंगे, क्योंकि देखे ना एक टाइम होता था, इफ यू रिमेम्बर, कि अमेरिकन चाहे फिर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था या कोई भी होता था, उसका विजिट होता था पहले वाशिंगटन से इंडिया, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से इस्लामाबाद। या हाँ, अब इट्स न्यू दिल्ली एंड बैक टू वाशिंगटन और समवेयर एल्स। इस्लामाबाद कंप्लीटली कट ऑफ हो गया। वो तो है, तो आइसोलेट हो गए वो। बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली उनका रोना तो बनता है सर, वो तो रोएंगे बेचारे, और क्या करें। ये जो अभी कुछ दिनों पहले जो एक जिहादी रैंट की थी आसिम मुनीर ने, अ, उसका क्या तात्पर्य हो सकता है? क्योंकि जेडी का विजिट तब तक फाइनल हो चुका था, तो उसी में कुछ करने के लिए वो कर रहा था क्या? व्हाट वाज द आइडिया? या कि नॉर्मल रैंट है वो? एक तो वो नॉर्मल पाकिस्तानी रैंट है, जो मुझे लगता है हर जनरल को जिया के बाद जो है वो याद दिलाना पड़ता है कि ये है। नॉर्मल भी नहीं मैं कहूंगा। एक तो ये है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी आर्मी जो है, इसकी जो रेपुटेशन पाकिस्तान में है आज की डेट में जीरो है। इट ओके। डजंट हैव पब्लिक सपोर्ट। तो इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप देखेंगे कि जिया ने बोला, जिया वाज द वन हु सेड कि इस्लामाइजेशन जो है पाकिस्तान की, दैट इज व्हाट कीप्स पाकिस्तान अलाइव एज अ कंट्री। सो आई थिंक एक तो अपने लोगों को रैली करने के लिए, थोड़ी सी सपोर्ट गेन करने के लिए इसने ये बोला। दूसरा मैं इसका रोल देखता हूँ वक्फ प्रोटेस्ट। इट्स ऑल्सो अ वेरी टैसिट, आप कह सकते हैं एक जाइब है इंडियन मुस्लिम की तरफ टू स्टोक देयर सेंटिमेंट फीलिंग, सेइंग दैट कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट बी टुगेदर। तो ये एक मैसेजिंग जो थी ये इंडियन मुस्लिम्स को लेकर भी थी, इसमें खाली पाकिस्तानी मुस्लिम्स को रैली करने के लिए नहीं थी। हम्म। तो इस तरह मैं ये दो जो हैं इसके ये मेजर रीजंस मैं इसमें देखता हूँ कि ये दो थे इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे। और आपके कहने का अर्थ है कि ये इंडियन मुस्लिम्स को कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान बनाओ? हाँ, ये इनका यही कहने का मतलब था कि आप देखो कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और पाकिस्तान जो उसी पे बना था, तो इनका एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट स्टोक करने का वो जो है उसको वक्त मिल गया, उसमें उसमें मैसेजिंग में वो भी किया। तो इसके मैसेजेस के दो तरीके हैं, एक अपनी ऑडियंस के लिए, एक इंडिया की मुसलमानों के, दोनों के लिए स्पीच थी। क्या इसका कोई रिलेशन इसके एक्सटेंशन से है?
एक्सटेंशन तो ऑलरेडी ये लेकर बैठा हुआ है सर। एक्सटेंशन कहाँ लेगा ये? उसको तो ऑलरेडी 8 साल के लिए है, 5 साल प्लस से ये बैठा हुआ है, तो एक्सटेंशन की तो इसको प्रॉब्लम नहीं। इसका तो नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया कि ये फर्दर एक्सटेंशन सीख करे। अभी तो इसके बहुत टाइम है, 5 साल पड़े इसको, 4 साल और है। सो एक्सटेंशन को लेकर नहीं है, बट पाकिस्तान के इंटरनल हालात को लेकर। सुपीरियर पोस्टिंग है ना 3 साल की तो। नहीं ज्यादा है, 5 साल प्लस है इसकी। इसने एक्सटेंशन ऑलरेडी ले ली है कोर्ट के थ्रू। जब वो 26th अमेंडमेंट इनने किया था, हाँ। उसमें इसने अपने आप को करवा दिया है एक्सटेंड। तो ही इज इन पाकिस्तान फॉर 5 years। अभी तो बड़ी चर्चा ही इज चल रही ऑलरेडी गॉट थी पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के लोग ये चर्चा कर रहे थे कि साहब कि इसको कोर कमांडर्स जो है वो मिलके हटा देंगे। कैसे ये पॉसिबल है क्या? मुझे नहीं लगता अभी वो पॉसिबल है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे काफी रीअलाइनमेंट चल रहा है पाकिस्तान में। अमेरिकन को लेके, अरेबियन कंट्रीज को लेके थोड़ा बहुत रीअलाइनमेंट चल रहा है। मुझे नहीं लगता कोर कमांडर्स अभी इसको हटाएंगे, क्योंकि अभी वो सिचुएशन है नहीं। आप देखें कि कुछ टाइम से टीटीपी के अटैक्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई, बीएलए हाँ के जी। अटैक्स की इंटेंसिटी कम हो गई है ना। वो इंडिविजुअल अटैक्स पर आ गए, वो लार्ज स्केल अटैक्स जो हमने पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले देखे थे वो नहीं हुए। इंट्रा पाकिस्तान अफगान डायलॉग चल रहा है। कल इसाक डार जो था वो अफगानिस्तान में था, उनसे बात हो रही। आज शहबाज शरीफ टर्की गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर जो है कि पाकिस्तानी कोर कमांडर इसको हटाएंगे। बट अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात उस हद तक पहुंच जाते हैं जहां पर हमने देखा पिछले दिनों होते हुए, अगर वो फिर से सिलसिला शुरू होता है और कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, फिर इसको हटा, फिर इसको जिया की तरह हटाएंगे सर। वो वैसे नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरी प्रेडिक्शन है दैट ही विल बी अनदर जियाउल हक ऑफ पाकिस्तान। ही विल गो एज जियाउल हक ऑफ पाकिस्तान। और वैसे भी ये जियाउल हक के बाद ये पहला मुल्ला जर्नैल है। कह सकते हैं, बट सारे ही मुल्ले हैं। बट अब किसी की दाढ़ी ऊपर है, किसी की दाढ़ी जो छुपी हुई है, बट हैं तो हाँ, ये नहीं सारे ही। लेकिन वो हाफिज़े कुरान तो यही है ना, वो सैयद है, अपने नहीं, आप को हाफिज सैयद और कुरान। हाँ, हाँ, सैयद है, हाफिज कुरान है, तो वो बात सही है। तो मौलाना साहब जो हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता मौलाना साहब को हटाएंगे। बट अगर पाकिस्तान के इंटरनल हालात उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जहां फिर पाकिस्तान आर्मी के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इसको हटाने। हालाँकि जो भी इसने कहा, उसमें मुझे तो कुछ नया इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने इनकी जो वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो किताब है, जो इनके यहाँ पढ़ाई जाती है मिलिट्री अकेडमी में, वो मैंने पढ़ रखी है। तो जो कुछ भी वो कह रहा था, वो वही कह रहा था जो उस किताब में लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अकेडमीज़ में नहीं पढ़ाई जाती थी वो किताब, अब शायद सुना है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में उसको इंक्लूड कर लिया गया है। ग्रेट। नहीं, ये तो पाकिस्तान की मेंटालिटी है, ये पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की मेंटालिटी है। इसी ये इनका बेडरॉक है, इसी पे ये पाकिस्तान पे रूल करते हैं। तो इट इज नॉट, मतलब आई एम नॉट सरप्राइज आसिम मुनीर ने स्पीच दी, बट आई एम हैप्पी ही गेव इट, बिकॉज हमको कभी ना कभी वी नीड रिमाइंडर्स कि हुँ, भाई हुँ, साहब क्या हो रहा है। हमें हुँ। रिमाइंडर बड़ा जरूरी है। तो ये जितने वो लोग बैठे थे, वो अमन की आशा और ये और बात करनी चाहिए और ये करना उनको चाहिए, तो और बहुत दुःख वो हुआ। वो प्रवीण साहनी तो दुल्लत रोने साहब लगा। की किताब है। हाँ, वही प्रवीण शौनी है, दुल्लत साहब हैं, ये बाकी जितने लोग हैं जिनने शुरू किया था। अभी ये प्रिंट में भी उसने किया था, स्टेबल पाकिस्तान, शेखर गुप्ता ने हुँ। एक को। तो ये जितने लोग थे जो इस चीज के लिए दोबारा से बात कर रहे थे, उनके उनके मुंह पर एक बेसिकली उसने थूका आकर कि ये असलियत तो ये है, तो तुमने जो करना है। So I was happy he made that speech, but it didn't surprise me. हाँ, वो आपने बोला ना वो स्टेबल पाकिस्तान, तो ये स्टेबल पाकिस्तान इज़ इन आवर फ़ेवर, ये बड़ी भारी लॉबी है, स्टेबल पाकिस्तान हमारे हित में है। आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पाकिस्तान के पास डॉलर आए नहीं होते, ये पहले देखते हैं इंडिया के सामने लड़ना कैसे, हम जिहाद कैसे करेंगे। अभी इनको रिकोडिक का पैसा आया नहीं और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इन्होंने अपने कश्मीर डेस्क के नेटवर्क जितने हैं फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए, उनको एक्टिवेट कर दिया। तो स्टेबल पाकिस्तान हैज नेवर, मतलब गिव मी वन इंस्टेंस वेयर स्टेबल पाकिस्तान हैज बीन गुड फॉर इंडिया। स्टेबल पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन बैड फॉर इंडिया। तो आई डोंट नो ये, मतलब ऑन व्हाट बेसिस इनका आर्गुमेंट किस पे बेस्ड है। बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट इवन ओपन फॉर डिबेट। ये फैक्ट्स पे बात करेंगे नहीं, एक इको सिस्टम, एक इको चेंबर में बात करते हैं, और इनका इको चेंबर जो है वो एक दूसरे को ही हाँ में हाँ मिलाता है। लार्जर डिबेट तो हाँ, ये कर नहीं सकते। सेल्फ दे डोंट हैव द रीइन्फोर्सिंग है गट्स। इसका।
सिस्टम पूरा सेल्फ रीइंफोर्सिंग है, इको चैम्बर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुनीब जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक यू भारत, सर। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।